तो आइए पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अभी की बड़ी खबर आ रही है पहाड़ों की रानी शिमला से। यहां पर मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद गहराया हुआ है पिछले काफी दिनों से और अब तो ऐसा लग रहा है कि सदन से लेकर सड़क तक संग्राम की स्थिति है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं और यही नहीं, हालत तो यह है कि सरकार के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर मतभेद की स्थिति दिख रही है। शिमला की सड़कों पर यह प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों की भीड़ सड़क पर उतरी हुई है। शिमला के उपनगर संजौली में एक मस्जिद के निर्माण से विवाद भड़का हुआ है और मामला अब सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गया है। हफ्ते भर से यहां 5 मंजिला मस्जिद के निर्माण का विरोध हो रहा है। आरोप ये नियमों की अनदेखी और अतिक्रमण करके मस्जिद का निर्माण किया गया। स्थानीय लोग इस अवैध निर्माण का विरोध कर रहे हैं। निर्माणाधीन ये जो विवादित ढांचा इस वक्त संजौली में बन रहा है अनधिकृत तरीके से, इसको 5 मंजिल का कर दिया गया है जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। और ये चीज इसको डिमोलिश करने के लिए प्रशासन ने हमारे से बात की थी। 7 दिन का हमारे को अल्टीमेट हमारे को बताई गई थी। ये जो विरोध है ये अवैध निर्माण को लेके है। वैसे किसी धर्म जाति से हमारा कोई विरोध नहीं। इस तरह की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे हिमाचल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मस्जिद का उसको तोड़ा जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई ढंग से होनी चाहिए। इस मस्जिद को लेकर सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस के विधायक अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। सदन में कल मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अवैध निर्माण को लेकर कानून के तहत कार्रवाई की बात कही थी। इस वीडियो के साथ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। इस वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान बोल रहा है। इसके बाद पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज ओवैसी पर पलटवार किया। वो किसी की जागीरदारी नहीं है, वो इस हिसाब की जागीरदारी नहीं है। एक समुदाय के नेता है, पूरे देश के नेता नहीं है। वो केवल एक समुदाय के ऊपर राजनीति करते हैं और वो बीजेपी की जो है बी टीम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। बार बार अगर आप नोटिस सर्व कर रहे हैं, 44 स्पेशल लगा दी है और आप कोरोना टाइम में 4 मंजिल इन्होंने और बना दी, तो आप तोड़ क्यों नहीं रहे हो? अवैध निर्माण को लेकर अनिरुद्ध सिंह का रुख सख्त दिख रहा है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ओवैसी पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति है और इसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी साफ करी है। मस्जिद और अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर कांग्रेस और सरकार के अंदर एक राय बनती हुई नहीं दिख रही है। सीएम सुखविंदर सुक्खू सख्त लहजे में कह रहे हैं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं मिलेगी। यहाँ हर धर्म का सम्मान है। कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। प्रदेश में सभी नागरिक एक सम्मान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। मस्जिद के निर्माण का विवाद पुराना है। मामला नगर निगम कोर्ट में है और शनिवार को फैसला आने की उम्मीद है। आरोप लग रहे हैं कि मस्जिद की आड़ में बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से इस इलाके में बसाया जा रहा है, जिससे सामाजिक माहौल खराब होने का खतरा है। और कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये निर्माण अवैध है। पहली बात तो ये है, अगर अवैध है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करके जो है जल्दी इसमें एक संदेश देना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ इस प्रकार की बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई विलंब हो रही है तो वहाँ पर माहौल खराब हो रहा है।
बात हरियाणा की करते हैं, जहां बीजेपी ने कल रात हरियाणा के लिए पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जो है वो फाइनल कर दी। लेकिन जैसे ही टिकट बटे वैसे ही विकेट गिरने लगे। अब तक आधा दर्जन विकेट गिर चुके हैं, लेकिन पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में। ये संगठन की लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और आप लोग हमारी ताकत बने। आंखों में आंसू और रुमाल से उस आंसू को पोंछती बीजेपी की नेता कविता जैन। कविता जैन सोनीपत से 2 बार बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो भावुक होने के साथ ही गुस्सा फूट पड़ा। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी। कविता जैन की जगह कांग्रेस से बीजेपी में आए निखिल मैदान को बीजेपी ने टिकट दिया है। हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल। कविता पिछली बार 2019 में चुनाव हार गई थी। उससे पहले वो 2 बार इस सीट से जीत चुकी हैं। कविता के समर्थन में पार्टी के नेताओं ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। रतिया सीट से विधायक लक्ष्मण नापा ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी से नाता तोड़ लिया है। रतिया से बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है, जिस वजह से लक्ष्मण नापा नप गए हैं। नाराजगी तो है, अगर टिकट कटेगी सीटिंग विधायक की जिसने इतने काम किए हैं, लगातार समर्पित एक कार्यकर्ता की तरह मैंने पार्टी में काम किया है, सरकार में काम किया है, तो टिकट कटेगी तो है कि नाराजगी तो होगी। सभी हमारे नेता जितने मेरे साथ आ रहे हैं मौजूद आदमी रतिया विधानसभा के, सब हम कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। सुनीता दुग्गल 2019 में सांसद बनी थी। इस बार लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं मिला था। उधर लोकसभा का टिकट पाकर हार चुके रणजीत चौटाला को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। रणजीत चौटाला के घर पर सुबह से समर्थक पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि रनिया सीट से रणजीत चौटाला निर्दलीय ही चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। वैसे भी 2019 में रणजीत चौटाला निर्दलीय ही जीते थे। जो फैसला करेंगे बरकर का फैसला कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, मैंने कैबिनेट से सब बात जीरो हो गया, भी फैसला हो गया कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पिछली बातें तो सब जीरो। चौटाला ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। हिसार से सावित्री जिंदल ने भी टिकट कटने के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक मेरा कोई पार्टी का कोई डिसाइड नहीं है कि कहां से और कैसे लड़ूंगी, क्योंकि मेरी जनता, मेरे जो लोग हैं, हिसार परिवार, उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना है, तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी से भी बात अभी तक कोई बातचीत नहीं है, लेकिन अगर कहीं से कोई ऑफर मिलेगा या कुछ होगा तो आप लोगों के सामने आ जाएगी बात। बीजेपी किसान मोर्चा और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे चुके हैं। इन इस्तीफों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ये पोस्ट करके निशाना साधा है। बीजेपी में जो इस्तीफे हो रहे हैं अभी तो और होंगे, भगदड़ मच गई है, अभी तो और होंगे। तो आप भी जानते हैं सारी रिपोर्ट एक ही है, हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। बीजेपी ने गुरुवार की रात 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। जिनको नहीं मिला वो बागी हो रहे हैं और जिनको पार्टी ने टिकट दिया है वो उम्मीदवारी का जश्न मना रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 1-2 दिन बागियों के रुख को लेकर वेट करेगी, उसके बाद मनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें संघ की भी मदद ली जाएगी। अब आपको राजनीति का एक बड़ा विरोधाभास दिखाता हूं मैं। बीजेपी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर परिवारवाद को लेकर हमले करती है, लेकिन जो सीटें दी गई हैं, जो प्रत्याशियों के नाम हरियाणा में तय किए गए, वहां परिवारवाद का बोलबाला देखिए। भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, जिन्हें आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है।
श्रुति चौधरी तोशाम से चुनाव लड़ रही हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं। अब अगला नाम कौन सा है उस पर नजर डालिए। 5-6 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं। अटेली से आरती राव चुनाव लड़ेंगी, जो कि राव इंद्रजीत की बेटी हैं, तो यहां भी परिवारवाद। इसके बाद एक और नाम आपके सामने है मनमोहन भड़ाना का, जो कि करतार भड़ाना के बेटे हैं। समालखा से ये चुनाव लड़ने वाले हैं, इन्हें बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद दादरी से सुनील सांगवान, जो कि सतपाल सांगवान के बेटे हैं, इनका नाम भी सामने आया है। तो आप देख रहे हैं परिवारवाद की पूरी फहरिस्त सामने आई है, प्रत्याशियों की जो ये सूची जारी की गई उसमें। श्री बिल्कुल, तो टिकट बंटवारे में परिवारवाद भले ही दिखा हो, लेकिन इसको लेकर आवाज नहीं उठी। लेकिन दल बदलू यानी कि जो दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें टिकट मिला है, उनको लेकर जरूर मोर्चा खोल दिया गया है बाकी लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से। उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। देखिए, टोहाना से जो देवेंद्र बबली हैं, वो जेजेपी से आए हैं पार्टी में, और इसीलिए इनके नाम पर भी जो है कुछ लोग बागी हो गए हैं। सोनीपत से निखिल मदान को टिकट दिया गया है, ये कांग्रेस छोड़कर आए हैं। दूसरी तरफ आप तोशाम से श्रुति चौधरी को देख रहे हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं। ये 3 नाम। अब कुछ और भी नाम आपको आगे बताती हूँ। रामकुमार गौतम, सफीदों से पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, और ये भी जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। खरखौदा से पवन खरखौदा को टिकट मिला है, जो जेजेपी में थे पहले, लेकिन अब बीजेपी में है और उन्हें टिकट भी मिल गया है। इसके अलावा रादौर से श्याम सिंह राणा को टिकट दिया है, और श्याम सिंह राणा आईएनएलडी में थे, अब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। बादली से संजय कबलाना जेजेपी से आए हैं, लेकिन अब बीजेपी में है, टिकट भी मिल चुका है। उकलाना से आप अनूप धानक को देख रहे हैं, जेजेपी से पार्टी में आए हैं और टिकट भी मिल चुका है, और इसीलिए कई सीटों पर इस वक्त कई नेता बगावत भी दिखा रहे हैं। अखिलेश बिल्कुल, और जो अगली रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं वो एक सवाल के साथ, और सवाल ये कि क्या अपराधियों की भी जाति होती है? शायद आपका जवाब ना में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी पर अब राजनीति शुरू हो गई है। सुल्तानपुर में एनकाउंटर में एक बदमाश मारा गया। अखिलेश यादव इसमें जाति वाला एंगल ढूंढकर निकाल लाए हैं, जिस पर बीजेपी अब पलटवार कर रही है। खेत में एक बाइक गिरी हुई, पास में एक पिट्ठू बैग है, और पुलिस की टीम ने पॉइंट 0 को घेर रखा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां पुलिस ने 1 लाख के इनामी अपराधी मंगेश यादव को मार गिराया। इस अपराधी के मारे जाने पर उत्तर प्रदेश का विपक्ष सवाल उठा रहा है। राजनीति हो रही है, उसके बारे में आगे बताएंगे। पहले इस कुख्यात बदमाश के क्राइम कांड देखिए। 28 अगस्त की तस्वीर है। मंगेश यादव अपने 4 और साथी गुंडों के साथ 2 बाइक पर सवार होकर सुल्तानपुर के मशहूर ज्वेलर्स की दुकान में घुसता है। बंदूक की नोक पर लाखों के गहने लूटकर बैग में भरता है। और फिर 2 बाइक पर सवार होकर सबके सब भाग निकलते हैं। अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में लूट की पूरी घटना कैद है। इस कांड के बाद पुलिस इस मंगेश यादव नाम के अपराधी को बेसब्री से खोज रही थी। 2 दिन पहले इनकाउंटर में इसके 3 साथी पकड़े गए। कल रात पुलिस को सूचना मिली कि जौनपुर का रहने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव फिर से नई वारदात की प्लानिंग कर रहा है। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके घेराबंदी की, और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें ये मारा गया। ये वही 3 लोग हैं जो कुछ दिन पहले थाना कोतवाली नगर में शराफा ज्वेलर्स के वहाँ पे जो डकैती हुई थी उसमें संबंधित है। ये हमारे एक जवान भी इसमें घायल है, सिपाही घायल है, जिनका भी इलाज चल रहा है। मंगेश यादव नाम के अपराधी के मारे जाने के बाद अब इस पर राजनीति की शुरुआत हुई है। अखिलेश यादव ने बयान दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली इनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया, और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ले ली गई। इसके आगे भी अखिलेश यादव ने इनामी अपराधी के इनकाउंटर को जाति से जोड़ते हुए काफी कुछ लिखा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, जाति देखकर अपराधी का इनकाउंटर हो रहा है। मरा कौन? सिर्फ यादव, और लोग क्यों नहीं मरे? देखिए, ये जातिवादी सरकार है और नफरत कर रही है विपक्ष की पार्टी से। कल जब भी परिदृश्य बदलेगा तो हो सकता है कुछ और परिणाम आए। विद्वेष की भावना सबके अंदर रहती है, ये प्राकृतिक है। तो आप अगर इस तरह की हरकत करोगे तो हो सकता है सामने वाला भी कुछ ऐसी हरकत कर दे, तब कैसा महसूस होगा शायद समय बता देगा।
बीजेपी के नेता कह रहे हैं अपराधी की जाति देखना अखिलेश का काम है। बीजेपी की सरकार जाति नहीं देखती। जाति समाजवादी पार्टी के लोग देखते हैं। जातिगत एजेंडा उन्हें तय करना, जातिगत समाज में टकराव उन्हें पैदा करना। हमारी सरकार ने जो लोग अपराधी हैं वो किसी जाति मत संप्रदाय के हों, उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ डकैती डालने गई थी, उस गिरोह में वो था न। जब पुलिस उसको पकड़ने गई तो पुलिस के ऊपर फायर किया, तो पुलिस माला लेके पहिरावे कि पुलिस गोली चलावे। जब आपको जानकारी थी कि हमारा बिरादर है, उसको मार दिया जाएगा, तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था। कोई जानकारी हुई होगी? आप उनके हिसाब से जो कह रहे हैं कि जाति चीन करके हो रहा है, तो गोली जाति चीन के चलती है। पिछले कई दिन से कभी बुलडोजर तो कभी डीएनए के मुद्दे पर अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग चल रही है और अब इनकाउंटर ने इस जंग को आगे बढ़ाया है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी बागी मूड में दिखाई दे रही हैं। जब से उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तब से वो नाराज चल रही हैं। फिलहाल दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है, लेकिन उनकी एक तस्वीर शिवपाल यादव के साथ काफी वायरल हो रही है और साथ ही चर्चा गर्म हो गई है कि कहीं घर वापसी की तैयारी तो नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के बाद से यूपी की सियासत में कानाफूसी होने लगी है कि क्या अपर्णा यादव घर वापसी की तैयारी कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद अपर्णा ने रिश्ते में लगने वाले अपने ससुर शिवपाल यादव से मुलाकात की। दो दिन पहले 3 सितंबर को ही अपर्णा को यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद खबर आई थी कि वो इस जिम्मेदारी से खुश नहीं है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे साथ हैं और हमारी पार्टी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे से काम कर रही हैं। हमारी सरकार ने उन्हें आयोग का उपाध्यक्ष का नाते दायित्व दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए कार्यकर्ता के नाते जो भी पार्टी काम देती है हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। और मेरी अपेक्षा है कि अपर्णा भी जो दायित्व सरकार की ओर से उन्हें मिला है पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा था। उसके बाद से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर 3 सितंबर को महिला आयोग के उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली। विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक अपर्णा यादव के नाम पर राजनीतिक हो हल्ला होता रहा। कभी विधान परिषद को लेकर के चर्चा हुई तो कभी राज्यसभा को लेकर के भी चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा कभी भी पॉलिटिकल और मीडिया गॉसिप से आगे नहीं बढ़ सकी। हो सकता है 2.5 साल में अपर्णा का सब्र जवाब दे गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अपर्णा को ये लग रहा हो कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने वापसी की है, उसके हिसाब से भविष्य अपने पुराने घर में ही बेहतर है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। 2017 के चुनाव में अपर्णा को लखनऊ की सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन हार गई। राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई थी। हालांकि उन्होंने कभी परिवार में अखिलेश यादव या डिंपल यादव के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। पिछले साल अपर्णा यादव को दी गई सुरक्षा भी कम कर दी गई थी। तो इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, अपर्णा यादव जो दिल्ली में है, दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और खबर यह भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, उनसे अपनी नाराजगी उनके सामने रखेंगी, क्योंकि वो फिलहाल पार्टी से नाराज बताई जा रही हैं। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं अपर्णा यादव। अखिलेश बिल्कुल, और अब अगली खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाला जो मामला है उसमें योगी सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। आज चौथा दिन जब अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, आज वो पहुंच गए ओपी राजभर के घर के बाहर। ओपी राजभर से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन ये अभ्यर्थी उनके आश्वासन से आश्वस्त नजर नहीं आए। 4 दिन और 4 तस्वीर, चारों प्रदर्शन के लिए जगह भले ही अलग अलग हो, लेकिन मकसद एक ही है।
केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन का जो सिलसिला सोमवार को शुरू हुआ वो अनुप्रिया पटेल के घर से होते हुए पहले भूपेंद्र चौधरी के घर पहुंचा और फिर गुरुवार को ओम प्रकाश राजभर के घर तक पहुंच गया। लखनऊ का ये नजारा एसबीएसपी के अध्यक्ष और सूबे के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर का है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आज ठिकाना इन्हीं मंत्री महोदय का घर बना। ओम प्रकाश राजभर भी पिछड़ी जाति से आते हैं और प्रदेश में पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, इसीलिए ओबीसी अभ्यर्थियों ने चौथे दिन इन्हीं के कानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लोग हैं, तो हम हमारे लोग हैं तो उनको न्याय कब मिलेगा महाराज। राजभर भी पीछे नहीं रहे, बाकायदा ट्रेडमार्क ड्रेस में अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और उनकी बात सुनी, अपनी बात भी कही। हम आपके साथ हैं, हम जो बात आप कह रहे हो मुख्यमंत्री से मिलने का, 5 लोगों को हम ले चलेंगे, तो हम प्रयास करेंगे। हमारे हाथ में होता तो वहीं हम नियुक्ति पत्र बांट देते मर्दे। बात आपने ये भी कही है कि कुछ राजनीतिक दल जो है इनको प्रेरित कर रहे हैं। राजनीतिक दल तो जान ही रहे हैं कि ऐसे लोगों में ऐसे समय पे लोग हवा देते हैं और उन लोगों को चाहिए कि इनको कैसे न्याय मिले। अरे विरोधी पार्टी वाले हैं और कौन है? अरे सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं और कौन लोग हैं? अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिन 69,000 शिक्षकों की 2020 में भर्ती हुई उनमें से 19,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। ओबीसी अभ्यर्थी मंत्री के भरोसे से अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। हम लोग जो है इस आश्वासन से जो है जब तक हमारा जो है कुछ धरातल पर नहीं दिखता अभी राजभर के आश्वासन नहीं संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो तब हम लोग होंगे जब न्याय मिलेगा। अपनी क्षमताएं पहले लिमिटेड कर दी हैं सारी नेताओं ने। जिसके भी यहाँ हम जाते हैं आपके सामने कैमरे के सामने भी वो ये कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है। अगर वो नेता की तरह सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि मिलवाएंगे। लगातार हमारा घेराव चलता रहा है और चलता रहेगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे समाज से आते हैं। संदीप सिंह जी हैं, स्वतंत्र देव जी हैं, सबका आवाज घेरा होगा। शिक्षक भर्ती में आरक्षण का ये विवाद कई महीनों से चला आ रहा है। पिछले महीने हाईकोर्ट ने सरकार से नई मेरिट लिस्ट बनाने को कहा था, जिसके लिए 3 महीने का वक्त दिया। हालांकि अभ्यर्थी लगातार सत्ताधारी दल के पिछड़े नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन कर दबाव बना रहे हैं। बात बिहार की, जहां पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी इस वक्त अपने बदलाव के दौर से गुजर रही है। जिस हरे गमछे को पार्टी की पहचान के तौर पर देखा जाता था वो अब अतीत होने की ओर पर है, क्योंकि पार्टी ने इसकी जगह टोपी पहनने की सलाह दी। आरजेडी के समर्थक इस हरे गमछे को अपनी शान मानते हैं, लेकिन 10 सितंबर से तेजस्वी यादव के बिहार भ्रमण के लिए जो गाइडलाइंस पार्टी ने जारी की है उसमें 9वें नंबर पर गमछे की जगह टोपी को वरीयता देने की बात कही गई है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक ने पार्टी की सलाह पर कार्यकर्ताओं की राय जानने की कोशिश की। हमारे पास गरीब की पार्टी है तो गरीब के पार्टी में पैसा उतना नहीं है कि हर कर्जकर्ताओं को हम गमछा दे सकें। राजद में बदलाव हो रहा है, तेजस्वी जी हम लोग के रोल मॉडल हैं, तो जो भी कमी बेसी होगा उसमें सुधार होगा। टोपी भी तो आन शान है, इसलिए टोपी को लाया गया है। मुरैठा बांधने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं, इससे लोगों को लगता है कि ये अखैट कर रहा है, अठैत कर रहा है, इसलिए लोगों को गमछा पट्टी पे गर्दन पे लपेटना चाहिए और सर पे टोपी लगाना चाहिए। कोई गरीबी के कारण गमछे की जगह टोपी की बात कह रहा है तो कोई टोपी को आन बान शान बता रहा है। वैसे पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। तेजस्वी यादव जी 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी जगहों का भ्रमण करेंगे। ये कोई रैली नहीं है, तो हमारा तो गमछा हो, टोपी हो, बैच हो, लेकिन गमछे से ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा प्रयोग टोपी और बैच का करेंगे हमारे नेता कार्यकर्ता, हमारे साथी। ये बातें कही गई है। सवाल ये कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी में टोपी पहनने का आइडिया कहां से आया। वैसे अब तक तेजस्वी यादव कम ही जगह टोपी में दिखे हैं, लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का ये ट्रेडमार्क जरूर है। पार्टी की बैठकों में तेज प्रताप टोपी लगाए दिख ही जाते हैं। सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप ने हरी टोपी को हरे गमछे से ऊपर किया। वैसे बीजेपी कह रही है कि हरा गमछा बिहार में जंगल राज का प्रतीक रहा है। उस गमछा को देख करके तेजस्वी यादव भयभीत हो गए हैं, क्योंकि वो जंगल राज का प्रतीक था।
अपराधियों का प्रतीक था, अपहरण उद्योग का प्रतीक था। उस प्रतीक से डर चुके हैं कि कहीं पुराना इतिहास पिता का लोग देख करके भयभीत नहीं हो जाएं। इसलिए बिहार के जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए गमछा हटा करके पगड़ी पहनाने का और टोपी पहनाने की बात हो रही है, लेकिन जनता अब टोपी पहनने वाला नहीं है। हालांकि बिहार की राजनीति में अब तक टोपी से ज्यादा गमछे को वरीयता मिलती रही है, लेकिन वक्त बदल रहा है तो पार्टी अपना रंग ढंग और पहनावा भी बदल रही है। और अब बात करेंगे प्राकृतिक आपदा की। दक्षिण भारत के कई राज्य इस वक्त बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात की जाए तो यहां के कई जिले बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां गए और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। कहीं डूबी है कार, कहीं पानी भरे मकान। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से पहुंच रहा है सामान, क्योंकि दक्षिण में कुदरत ने लगा दिया है जल कर्फ्यू। देश का दक्षिणी हिस्सा इस वक्त मॉनसूनी आफत का गवाह बन रहा है। गली गली, शहर शहर जल तांडव है। सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा लेकर चलते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे विजयवाड़ा बना जल अखाड़ा। विजयवाड़ा शहर की इन तस्वीरों को देखिए। आज भी विजयवाड़ा में ऐसे हालात बने हैं, सड़कों पर पानी भरा है, लोग घरों में कैद हैं। जरूरी काम और सामान लेने के लिए ही लोग घर से निकल रहे हैं। इन हालात में जिंदगी कितनी मुश्किल है समझना मुश्किल नहीं। अब विजयवाड़ा की दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे सड़क किनारे बड़ी बड़ी बोट रखी है। यहाँ बाहर निकल रहे लोगों की कमर तक पानी भरा है। अब विजयवाड़ा की एक और तस्वीर देखिए, पानी में डूबी कारें आपको नजर आ रही हैं। इनकी संख्या 300 से भी ज्यादा है। इनमें से कई नई कार्स हैं, जबकि कुछ सर्विस के लिए आई कार, क्योंकि ये विजयवाड़ा के सर्विस सेंटर का पार्किंग एरिया है। इस स्टैंड में इलाके के तमाम सर्विस सेंटर्स की कार्स खड़ी होती हैं। लेकिन विजयवाड़ा की बरसात ने सब बर्बाद कर दिया। करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी विजयवाड़ा का दौरा किया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयवाड़ा का हवाई सर्वे किया और अधिकारियों से रणनीति पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश में हालात इस वक्त कितने खराब हैं, इसके लिए आपको इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री देने के लिए इंडियन एयरफोर्स MI-17 हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है, जो लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का अभियान चला रही है। एयरफोर्स के साथ भारतीय नौसेना भी देवदूत बनकर इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद कर रही है। नौसेना के हेलीकॉप्टर दवा और खाने के पैकेट लोगों तक पहुंचाने में जुटे हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर्स ही नहीं, बल्कि तंग जगहों में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन के साथ राहत सामग्री पहुंचाने का काम लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना से भी चौंकाने वाली खबर आई। मुलुक के मेदाराम वन क्षेत्र में 1, 2, 100, 500 नहीं, कुल 50,000 पेड़ बारिश की वजह से उखड़ गए। सितंबर आ गया है, लेकिन आसमानी आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर बार कुदरत का ऐसा ही कहर देखने को मिलता है। मॉनसून से पहले हर बार हर सरकार दावे और वादे तो बढ़ चढ़ कर करती है, लेकिन जमीन पर हर बार इस बार की तरह सिस्टम की नाकामी की तस्वीरें ही सामने आती हैं और लाखों करोड़ों की बर्बादी के साथ साथ जनहानि भी होती है। इधर बहराइच में भेड़िया की लोकेशन मिल गई है तो लखीमपुर खीरी में बाघ को भी ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन अभी तक दोनों को पकड़ा नहीं जा सका है। बहराइच में भेड़िया, लखीमपुर में बाघ और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेंदुआ, ये तीनों जंगली जानवर वन विभाग को छका रहे हैं। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई इस तेंदुए की कहानी बताते हैं। तेंदुआ झाड़ियों से झांकता हुआ दिख रहा है। सामने बंदूक लिए वन विभाग का जवान, लेकिन बेहोश करने वाली गोली चलती है और तेंदुआ उसे चकमा दे देता है। तेंदुआ झाड़ियों में घुस चुका है और बाहर वन विभाग की टीम पहरा दे रही है। असल में सुबह सुबह चंद्रपुर के बिनवा गेट इलाके के खाली घर में तेंदुआ घुस गया।
डर के मारे लोग घर की छत, बालकनी, सड़क पर आ गए और फिर तेंदुए ने खूब उत्पात मचाया। वन विभाग की टीम पहुंची तो झाड़ियों में घुस गया, जहां उसकी खोज होती रही। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लौटते हैं और तस्वीर लखीमपुर की दिखाते हैं। ये जो पक्षन आप देख रहे हैं, ये उस बाघ के हैं जो लखीमपुर के गांव में दहशत का दूसरा नाम बनकर 10 दिन से घूम रहा है। सुबह के 11 बजे थे जब इस इलाके में गांव वालों ने बाघ की आवाज सुनी। लोग लाठी डंडे लेकर दौड़ निकले, लेकिन बाघ आंखों से ओझल हो चुका था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने वहां पहुंचकर गांव वालों से बात की। जो आप पग देख रहे हैं वो बाघ के हैं, और ये पग देखिए, फिसलता हुआ पग है जो साफ कैमरों में दिखाई दे रहा है। हाँ, जहाँ सुनी गांव की तरफ भागे। हाँ, उसके बाद जब मामला शांत हुआ तो इधर आए। हाँ। क्यों भैया? हाँ। जब वहाँ गन्ना पाती तोड़ रहे थे तो आवाज सुनाई पड़ी एकदम से कि दहाड़ शेर की बड़ी तेज से, तो सारी पत्ती तोड़ छोड़ छाड़ के गाँव भागे। तब यहाँ देखे उसके चिन्ह मालूम हुए, तब आप लोगों को सूचना की। आवाज जो थी वो बहुत ही खतरनाक, बहुत दूर तक सुनाई पड़ी। दहाड़ तगड़ी थी, तेज। यहाँ जितने भी राहगीर है निकलने में उनको बहुत ज्यादा बाधा हो रही है। कहीं इधर उधर से निकल रहे हैं, कहीं साइड से निकल रहे हैं, गिर जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। इतनी ज्यादा दहशत फैलाए हुए है। बाघ का पता चल चुका है, वो इसी इलाके में छिपा है। एबीपी न्यूज पर कल ही वन विभाग ने बताया था कि इमलिया गांव के लोकेशन में ही बाघ छिपा है। इस इलाके में उसे पकड़ने की तैयारी हो रही है। इसी एरिया पे हम लोग लोकेट कर लिए हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको पकड़ना ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजेशन का भी परमिशन ले लिए हैं, और हमारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार बनी हुई है। बड़ा सा पिंजरा बुधवार को मंगा लिया गया। हालांकि जानवरों का लालच देने के बाद भी बाघ पिंजरे में फंसा नहीं है। ये वही बाघ है जिसने पिछले हफ्ते एक शख्स को मार डाला था। अब आपको बहराइच ले चलते हैं। यहाँ भेड़िए का आतंक जारी है। कल रात भी कुछ जानवरों पर भेड़िए ने हमला किया, लेकिन अब जो खबर आ रही है, भेड़िए को भी वन विभाग ने लोकेट कर लिया है और सुबह से ही उसकी घेराबंदी की जा चुकी है। इंदुपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक देखिए, भेड़िया देखिए। टीवी स्क्रीन पर बंदूक लेकर पानी को पार करते वन विभाग की टीम की ये तस्वीर उस जगह से आई जहां भेड़िए के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।